बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आज जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से रिव्यू पिटीशन फाइल की गई है। नजरसानी की अर्जी में कहा गया है कि अदालत ने अपने फैसले में मस्जिद ढाए जाने को बेहद गलत। मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि फैसला अकीदत नहीं सबूतों की बुनियाद पर होना चाहिए। इससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का ऐलान किया है। वहीं मुस्लिम फरीकों में इकबाल अंसारी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड अदालत उज़्मा के फैसले पर रिव्यू पिटीशन नहीं दाखिल करने का फैसला कर चुका है। रिव्यू पिटीशन दाखिल कर रहे फरीक ये भी कह रहे हैं कि इससे सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन अदालत के फैसले में कई मामलों में भटकाव है जिसे वो अदालत के सामने रखना चाहते हैं। लेकिन क्या ये नहीं सोचा जाना चाहिए कि अदालत उज़्मा ने इस तनाज़े को निपटाने की बहुत हद तक कोशिश की और फैसले से पहले सभी फरीकों ने कहा था कि अदालत का जो भी फैसला होगा वही काबिल कबूल होगा, मंजूर होगा। तो अर्जी क्यों? क्या मजहबी और मिल्ली तंजीमों ने बड़ा बनने का एक बड़ा मौका खो दिया है? खासतौर से मैं जमीयत की बात कर रहा हूं, अरशद मदनी ग्रुप की बात कर रहा हूं। ये भी दो ग्रुप में बटी हुई है, महमूद मदनी और अरशद मदनी ग्रुप। अब इस ग्रुप ने दायर किया है, दूसरे ग्रुप का अभी कुछ मौके सामने नहीं आया है। रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का आईनी हक तो है ही, इसमें कोई इनकार नहीं है, लेकिन फैसला कबूल न करने का तेवर ज्यादा तल्ख बनने की कोशिश तो नहीं दिखाता है। इस पर भी बात करने की जरूरत है। मैं आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाना चाहता हूं क्या कुछ कहा है जमीयत ने। पहले वो देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। 17 नवंबर को ही जमीयत उलमाए हिंद ने साफ कर दिया था कि कोर्ट के फैसले के जायजे के लिए वो अपने आईनी हुकूक का इस्तेमाल करेंगे। मामले में कुल 10 पिटिशनर में से एक उत्तर प्रदेश में जमीयत के जनरल सेक्रेटरी मौलाना अशहद रशीदी रिव्यू पिटीशन दाखिल करने को आगे आए हैं। उनका कहना है कि मामले में कोर्ट के फैसले का पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा एक दूसरे के मुतजाद है। उनके मुताबिक कोर्ट ने इस बात पर रजामंदी जताई है कि यहाँ मस्जिद की तामीर मंदिर तोड़कर नहीं की गई थी और 1992 का मस्जिद तनाज़ा गैर कानूनी है। फिर कोर्ट ने ये जमीन दूसरे फरीक को क्यों दे दी? जब कोर्ट ये कह रहा है कि ये मस्जिद अपनी जगह पर बनी है और मंदिर तोड़कर नहीं बनाई गई है, इसी से हक के मिल्कियत मुसलमानों का साबित होता है। इससे आगे बढ़कर वो कहते हैं कि जिन्होंने मूर्ति रखी वो भी अपराधी हैं, जिन्होंने मस्जिद को शहीद किया वो भी अपराधी हैं। इसको और क़ुव्वत मिल गई कि मस्जिद की जगह है, वक्फ है, हक के मिल्कियत मुसलमानों के लिए है। लेकिन इसके बाद जो फैसला किया तो वो फैसला और पहली ये चीज़ दोनों एक दूसरे से जोड़ नहीं खाती। सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के नवंबर 9 के ऑर्डर के खिलाफ आज हमने एक रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लीड पिटिशनर की तरफ से डायल किया है, जो जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से थी। और उस पिटीशन में हमने कहा है कि ये बहुत सेंसिटिव मैटर है और इससे मगर पीस और हार्मनी के साथ जस्टिस भी होना चाहिए। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी नजरसानी की अर्जी दाखिल करेगा। बोर्ड का मानना है कि मुसलमानों का कानून में भरोसा है, इसलिए ही नजरसानी की अर्जी दायर की जाएगी। इससे पहले मामले में कोर्ट के फैसले को लेकर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने रिव्यू पिटीशन दाखिल न करने का फैसला लिया था। वक्फ बोर्ड ने ये फैसला एक बैठक में किया था। इसमें कुल 7 लोग शामिल थे, जिसमें से 6 रिव्यू पिटीशन दाखिल करने के खिलाफ थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हमारे 5 सवाल होंगे जिनके इर्द गिर्द हमारी चर्चा घूमेगी हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के साथ। इस चर्चा को सुनिएगा जरूर। रिव्यू पिटीशन तो दाखिल हो चुकी है, लेकिन बहुत सारी बातें करनी है आपसे। पहला सवाल है कि सुप्रीम फैसले से पहले तमाम फरीकों ने कहा था फैसला मानेंगे, फिर रिव्यू पिटीशन क्यों? दूसरा सवाल, जब मिल्लत खामोश रही, पूरे मुल्क ने संजीदगी दिखाई, तो नजरे सानी की अर्जी की जरूरत क्यों? इस पर भी बात करने की जरूरत है। तीसरा सवाल, रिव्यू पिटीशन अगर खारिज हुई तो जमीयत का अगला कदम क्या होगा? यह भी देखने वाली बात है। चौथा सवाल, क्या ये जमीयत और पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी तंजीमों के लिए बड़ा बनने का बड़ा वक्त था जिसे उन्होंने खो दिया है? पांचवा सवाल, फैसला कबूल न करने का तेवर
ज्यादा तल्ख तो नहीं है। हमें इसके सामाजिक पहलुओं को भी देखने की, समझने की जरूरत होनी चाहिए, संजीदगी से गौर व खोज करना चाहिए। मेरे साथ बहुत खास मेहमान हैं, बहुत अच्छा पैनल है आज मेरे साथ, उनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगा। राजीव रंजन इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। आप सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं, आपसे बहुत सारी चीजें कानूनी पहलुओं के बारे में जानेंगे। तो हमने अपने साथ शुएब जामी साहब को भी रखा है, जो कि प्रेसिडेंट हैं इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के। और जामी साहब आपको अलग अलग टेलीविजन चैनल पर तो नजर आ ही जाते हैं, और ये भी सुनने में आता है कि 6 दिसंबर को एक रिव्यू पिटीशन इस मामले में खुद भी दाखिल करने वाले हैं इनकी संस्थान, ये जो प्रेसिडेंट हैं जिसके इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के। मेरे साथ इस वक्त मुन्ना कुमार शर्मा जी स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। आप राष्ट्रीय महासचिव हैं हिंदू महासभा के। ये भी कुछ बता रहे थे कि ये भी एक रिव्यू पिटीशन दाखिल करने वाले हैं, यहीं से समझेंगे आप किस सिलसिले में दाखिल करने वाले हैं। मेरे साथ इस वक्त अब्दुल मोइद अजहरी साहब स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। आप मुस्लिम स्कॉलर हैं और मिस्र में आपकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा हुई है, एक सुलझे हुए मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर आप जाने जाते हैं। तो बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं कानूनी पहलू की तरफ जाना चाहूंगा। राजीव रंजन जी, एक वकील के तौर पर आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, रिव्यू पिटीशन जो होती है वो दरअसल हमारे नाज़रीन को हम अक्सर समझाते भी रहते हैं, दरअसल ये होती क्या है, और ये जो फैसला आ चुका है क्या उसके बाद फिर एक पूरी अदालती कार्रवाई है या होती किस तरह की, इसको ऑनरेबल कोर्ट किस तरह से लेता है? एक्चुअली इमरान साहब, मैं सबसे पहले दर्शक को आपके टीवी चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि रिव्यू पिटीशन होता क्या है। एक्चुअली हम इस देश में जो रहते हैं, देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारत का संविधान है, और भारत के संविधान के तहत ही रिव्यू पिटीशन फाइल करने का राइट दिया गया है, जो आर्टिकल 137 में इसका प्रावधान है कि आप रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो रूल्स है 2013, उस रूल्स के तहत जो ऑर्डर 47 है उसके तहत इसको पढ़ा जाता है और उसके तहत रिव्यू पिटीशन फाइल किया जाता है। और रिव्यू पिटीशन जो फाइल किया जाता है, जो उसका एक लिमिटेशन है कि आपको जब जजमेंट पास करेंगे, जजमेंट पास करने के 30 डेज के अंदर आप रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अब आती है बात कि रिव्यू पिटीशन फाइल करने के लिए हमें क्या क्या, कौन कौन से उसमें पॉइंट्स होना चाहिए, क्या प्रावधान है। एक्चुअली कई सारे जजमेंट्स आए हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस पे जजमेंट्स कई सारे पास किए हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट 2013 के जजमेंट है, जो कमलेश वर्मा वर्सेस मायावती का जजमेंट है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रिंसिपल लेट डाउन किया था, और उस प्रिंसिपल लेट डाउन करने के पीछे एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया था कि रिव्यू पिटीशन कैसे फाइल किया जाएगा, उसका मेरिट क्या हो सकता है, उसका डिमेरिट क्या हो सकता है, किस स्थिति में रिव्यू पिटीशन को एडमिट किया जाएगा और किस स्थिति में नहीं किया जाएगा। तो हम आपको 2 पॉइंट्स बताना चाहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रिव्यू पिटीशन को फाइल करने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स, अगर कहते हैं ऑब्जेक्ट्स अगर चाहिए तो क्या क्या चाहिए। उसमें जो कहते हैं, जो जजमेंट्स में क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रिंसिपल जो लेट डाउन किया है, उसमें जो क्लियर कट कहा है कि डिस्कवरी ऑफ न्यू एंड इंपॉर्टेंट मैटर होना चाहिए उसमें, कि उसकी अगर आपने कोई डिस्कवरी किया है, अगर कोई न्यू तथ्य आती है जो कि चर्चा नहीं की गई है, उस चीज को अगर आप लेकर आते हैं तो उस पर चर्चा की जा सकती है। और ड्यू डिलिजेंस अगर आपने किया है, वाज नॉट विद इन नॉलेज ऑफ द पेटिशनर और कुड नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय हिम। ऐसा होता है कि उन्होंने जिस टाइम में आर्गुमेंट चल रहा था, जब अपने केस की पैरवी अगर कोई भी पक्ष कर रहे थे, उस समय अगर उन्होंने अपने पक्ष को नहीं रख पाया सपोज, तो उस स्थिति में, और वो पक्ष बहुत ही कारगर पक्ष है, उन्होंने डॉक्यूमेंट पेश किया है, एविडेंस पेश किया है, अगर कोर्ट ने उसको कंसीडर नहीं किया है, उसके बाद अगर आप आते हैं कि नहीं, ये हमारी ये डिस्कवरी है, ये न्यू तथ्य है, नई बातें हैं, हम इसको लाना चाहते हैं। तो अगर इसी के हिसाब से मैं आपसे समझना चाहूं तो इस फैसले के बाद, जो कि तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, तमाम सबूतों की और तमाम चीजों की बिना पर, हालांकि अरशद बंदी कहते हैं कि यह आस्था की बुनियाद पर हुआ फैसला है, सबूतों की बुनियाद पर नहीं, इसलिए हम डाल रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि जो बात कही जा रही है कि विवादित ढांचा जो है वो गिराना गलत था, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में माना है। हम इसी बात को लेकर जा रहे हैं। जब आप इसको गलत मानते हैं, आप ये भी मानते हैं कि किसी मंदिर को तोड़कर कभी मस्जिद नहीं बनाई गई थी, तो फिर ये फैसला हमारे खिलाफ क्यों? हम ये पॉइंट्स लेकर जा रहे हैं। नहीं, इमरान साहब क्या है कि इसमें जो मैं भी बता रहा था कि रिव्यू पिटीशन कब लाइक कैसे करता है, वो फिर उस तथ्य पे आएंगे कि अगर उसको सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है, अगर ऑब्जर्वेशन के बाद उसने जजमेंट पास किया तो उसमें क्या क्या था और क्या क्या नहीं था। तो इसमें जो सबसे पहले
ऑब्जेक्ट्स में बताना चाह रहा था आपके टीवी चैनल के माध्यम से, सो दैट कि कम से कम हमारे जो जनता है वो समझ सके, ऑडियंस समझ सके कि रिव्यू पिटीशन कब और कैसे फाइल किया जाता है। नंबर 2 जो आता है मिस्टेक और एरर ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड्स। अगर किसी तरह का कोई मिस्टेक अगर हुआ है और कोई एरर है उस रिकॉर्ड्स में, उस रिकॉर्ड्स को अगर आप प्रूफ कर पाते हैं कि इसमें ये जो रिकॉर्ड्स है इसमें मिस्टेक है, यहां पे ये एरर है, इन दैट वेरी सिचुएशन रिव्यू पिटीशन को इंटरटेन किया जा सकता है। और जो नंबर 3 जो उस जजमेंट में उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट में, एनी अदर सफिशिएंट रीजन, एनी अदर सफिशिएंट रीजन को भी आप देखेंगे तो कई सारे जजमेंट्स में उसको डिफाइन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट्स में डिफाइन किया गया है कि एनी अदर, अगर इररिलेवेंट अगर कोई फैक्ट लेकर आते हैं, एनी अदर का मतलब ये नहीं है कि आप, ठीक है, ये 3 पॉइंट्स आपने बता दिए। यस, तो मौजूदा मामला इसमें फिट बैठता है कि नहीं किसी भी तरह से? नहीं। अब मैं तीसरा चीज बताना चाहता हूं कि रिव्यू पिटीशन लाइक क्यों नहीं कर सकता, उसके लिए क्या होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा जो पॉइंट है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। मैं सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने प्रिंसिपल लेट डाउन किया उसमें उसने क्लियर कहा है कि रेपिटेशन ऑफ ओल्ड एंड ओवर रूल्ड आर्गूमेंट इज नॉट इनफ टू। मैं इसको जब बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा कि पूरी जजमेंट में क्या क्या लिखा हुआ है, जो सारे लोगों को पता है, टोटल 135 करोड़ जनता है उनको पता है कि क्या उसमें लिखा हुआ है और कैसे कैसे लिखा गया है। उसमें कहा है कि ए रिपीटेशन ऑफ ओल्ड एंड ओवर रूल्ड आर्गूमेंट इज नॉट इनफ टू रीओपन कंक्लूडेड एडजुडिकेशन। मतलब इसमें कहता है कि आप अगर जो पीछे ऑलरेडी चर्चा कर दी गई है, जो जजमेंट है आपका 1000 पेज का जजमेंट है, 1000 पेज के जजमेंट में अगर सारे तथ्यों को जिक्र किया गया है, सारे तथ्यों को लाया गया है और उस पर चर्चा की गई है और चर्चा करने के बाद वो जजमेंट अगर सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है, फिर आप उसी को रिपीटेशन के साथ लेकर आते हैं तो उसको इंटरटेन नहीं किया जा सकता। ठीक है, मैं आ रहा हूं सर आपके पास। तो शुएब जामी साहब, आपने चीज़ों को, कानूनी चीज़ों को भी समझ लिया, हो सकता है आपकी भी अपनी कानूनी तैयारी होगी, और फरीक जो कि जा रहे हैं रिव्यू पिटीशन के लिए, जो गए भी हैं, वो ये भी मान रहे हैं कि हमारे इस कदम से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है और ना ही इसको नतीजा, ना ही इसके जो नतीजात हैं, नताइज हैं, उसकी बुनियाद में कोई बदलाव आएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि फिर जिस फैसले की इतनी लंबी सुनवाई हुई उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से अपने तरीके से खत्म कर दिया, उसमें ये लकीर खींचने की जरूरत क्या है? देखिए, हमारे वकील साहब यहाँ बैठे हैं, जब 5 बेंच की जज जो एक फैसला सुनाती है उसको कहते हैं जस्टिस लेट डाउन, ठीक है ना। लेट डाउन लॉ जो है ना वो एक कानून बन जाता है, और जब लेट डाउन लॉ हो जाता है तो फिर उसमें अधिकार है कि 18 वर्ष से उम्र का कोई भी भारतीय उसमें रिव्यू पिटीशन दाखिल कर सकता है, ठीक है, अगर उसको कोई अपरेंट नजर आता है एरर। दूसरी बात कि 1961 में हाईकोर्ट के परमिशन से ही जो है उस पूरे मामले को इंटायर कम्युनिटी की तरफ से दाखिल किया गया था, और इसमें 4 जो है पक्षकार बनाए गए थे मुसलमानों की तरफ से, वो भी कोर्ट की ही प्रोसीडिंग थी। इसलिए जब फैसला आने के बाद रिव्यू पिटीशन के लिए मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से या उसकी रहनुमाई करने वाली कोई भी तंजीम, जामे साहब मुझे डाटा दीजिए, मिल्लत के कौन है नुमाइंदे? मिल्लत खामोश है, मिल्लत ने इस फैसले को एक्सेप्ट कर लिया, मिल्लत आगे की तरफ देखना चाहती है। आप लोग, मैं आप लोगों से मतलब उन तमाम लोगों से जो कि जा रहे हैं या जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, कौन होते हैं? क्या डाटा है उनके पास कि वो मिल्लत को नुमाइंदे हैं, मिल्लत को रिप्रेजेंट करते हैं? कुछ तो डाटा दीजिए ना, कहां किन के बीच में आप काम कर रहे हैं? क्या ऐसा काम किया कि मिल्लत के लोग आपसे कह रहे हैं कि रिव्यू पिटीशन डालो? देखिए, हिंदुस्तान के मुसलमान दबी जुबान में इस फैसले से खुश नहीं है। किससे कहा, कब कहा, बिल्कुल कहां कहा? आप माइक लेके चले जाइए और तमाम मुस्लिम इलाके हैं वहां जाके अपना सर्वे कभी सड़कों पर मुझे उतरते नहीं दिखे। हाँ, बिल्कुल, किसी मंच से किसी ने नहीं कहा। हाँ, इसलिए अरे क्या बात करते हैं, कितने मुसलमानों ने एतजाज किया है साफ सुथरे जो अदालत उज़्मा का फैसला होगा उससे काबिल कबूल होगा। तो उसके बाद आप लोग क्यों ये लकीर खींचना चाहते हैं? बिल्कुल लकीर नहीं खींचना चाह रहे, क्यों माहौल जो है नए सिमत में ले जाना चाहते हैं? यही तो बात, यही नैरेटिव गलत है आपका। आपको क्यों लगता है कि जब सबरीमाला केस में रिव्यू पिटीशन दाखिल हो जाता है तो क्या वहां पे लोग हंगामा कर रहे हैं? नहीं कर रहे ना। उसी तरह मुसलमान भी अपने संवैधानिक अधिकार का और कानूनी दायरे में रहकर एक काम कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, वजह क्या, जैसे वकील साहब ने कहा कि कुछ नए पॉइंट्स आने चाहिए। 2 नए पॉइंट्स हैं जिन पर हम सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करेंगे कि आप इस पे थोड़ा सा देखिए, नजरशानी कीजिए। 2, एक चीज ये है कि कमिश्नर ऑफ एएसआई का जो है क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया गया,
ठीक। दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि हम 5 एकड़ जमीन जो दे रहे हैं वो एक्ट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बुनियाद पर दे रहे हैं। अब रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है कि कोई चीज आपकी हमारे पास गलती से आ गई है, हम आपको उसको वापस करना चाहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आप वही चीज वापस करेंगे या किसी दूसरे की चीज वापस कर देंगे। ये 2 बातें। तीसरी बात कि जब सेकुलर मुल्क की सेकुलर सुप्रीम कोर्ट एक मेजोरिटेरियन व्यू और उसकी बिलीफ को ध्यान में रख करके 142 का इस्तेमाल करके एक फैसला देती है और उसी जजमेंट में 4 ऐसे मुख्य पॉइंट हैं जो मुसलमानों के फेवर में हैं, जो कि पेज नंबर 913 पार्ट पी पॉइंट नंबर 15 और 16 में साफ तौर पर लिखा गया है, तो हमें लगता है कि रिव्यू पिटीशन में जाना चाहिए और माननीय सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करना चाहिए कि ये पहली बार नहीं हो रहा है इमरान साहब। देखिए 1967 में एक केस था, गोलकनाथ केस, सुप्रीम वकील साहब जानते होंगे। उसमें इंडिया के पहले जो अटॉर्नी जनरल थे एमसी सीतलवाड़, उसने उस पूरे जजमेंट को सेंसर्ड कर दिया और कहा कि ये एक पॉलिटिकल जजमेंट था। तो ऐसी बात नहीं है कि पहले भी जजमेंट की जो है लोग उसमें अपने एनालिसिस करते आए और उसको रिजेक्ट करते आए। इवन के जब किस्सा कुर्सी का एक जो इंदिरा गांधी जी की सरकार थी उस वक्त भी एक जजमेंट आया था, वो पॉलिटिकल जजमेंट था, उसको नकारा गया था। एससी एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही जजमेंट को सवाल नहीं उठा रहा हूं। मेरा सवाल ये, इस केस को देखिए, इस केस से जुड़े जज्बात को देखिए, पूरे समाज को देखिए, भारत में मुसलमानों को देखिए, क्यों तंग कर रहे हैं, क्यों परेशान कर रहे हैं, क्यों उनकी जिंदगी को अजीरन करने की फिराक में है। चैन से उन्हें जीने दीजिए, उनको आगे का सोचने दीजिए। मुस्लिम लड़के पढ़ना लिखना चाहते हैं, देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, आप फिर उसी तरफ ले जा रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने समझौते के साथ और बहुत समझदारी के साथ इस पूरे मामले को खत्म कर दिया, सबने मान लिया, तो आपको क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है? ठीक है, इंसाफ हो गया ना, कहा क्या तकलीफ? नहीं, सुनिए इमरान साहब, तो आप मानते हैं ना कि इस केस में इंसाफ नहीं हुआ है लेकिन समझौता हुआ है, तो ठीक है ना। आपने तो कह दिया ना कि समझौता, मैंने क्या कहा? इंसाफ नहीं। मैंने कहा इंसाफ, आप मान रहे हैं कि इंसाफ नहीं ना, मैंने कहा इंसाफ। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए चीजें बनाए क्या नहीं सोचा होगा? हमेशा था, क्या नहीं सोचा होगा? इस देश में सुप्रीम कोर्ट ने सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस फैसले को दिया होगा। इस फैसले के परिणाम जो है ना, आने वाले सालों तक जो है इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। क्यों? जब उन हाथों को जिन्होंने 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद किया था और निडर होकर घूमते रहे इतने साल, उन्हीं हाथों को जब आप मजबूत करते हैं तो उसके आगे भी असर होंगे, मथुरा और काशी के लिए भी असर होंगे। दूसरी बात कि 1922 में मौलाना आजाद साहब जो है, जब एक केस उन पर चल रहा था तो मजिस्ट्रेट के सामने एक बयान दिया था, वही लाइन में अपनी बात खत्म करता हूं। उन्होंने कहा कि जज साहब, आपका काम है कि आप फैसले देने का, मेरा काम है इस फैसले से जो है नाखुश होने का, लेकिन आने वाला जो इतिहास है, आने वाला वक्त है और उसमें जो गुजरने वाले जो इतिहासकार है वही इस बात को तय करेंगे कौन सही था और कौन गलत था। ठीक है मुन्ना शर्मा जी, जब यहां से ये दूसरी कोशिश शुरू हुई है तो आप लोग अभी अपने ढंग से इस मामले में गौर खोज कर रहे हैं, आप लोग क्या चाह रहे हैं ये बताइए, और इनके इस कदम को किस तरह से दिख रहे हैं? बहुसंख्यक समाज की मैं बात कर रहा हूं, हालांकि मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप बहुसंख्यक समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन फिर भी देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया है और कई 100 साल से हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में कुछ राजनीतिक दलों और सांप्रदायिक राजनीति करने वाले मुल्ला मौलवियों के द्वारा जो आम मुसलमान को गुमराह किया जा रहा था, हिंदुओं मुसलमानों को लड़ाने का काम किया जा रहा था, वह इस फैसले से समाप्त हुआ है। और ये सभी राजनेता और ये सभी सांप्रदायिक राजनीति करने वाले मौलाना ये सब ताल ठोक कर कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो मान्य होगा, और हम सब लोगों ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो मान्य होगा। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ऐसे तो दिया नहीं आंख मूंद करके, 5 जज थे उसमें पैनल में और सबने देखा कि क्या स्थिति है। पूरी दुनिया जानती है कि अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म स्थान है। जो लोग मुकदमे में पार्टी थे उनको भी पता था, वो भी कहते थे कि हाँ अयोध्या राम का जन्म स्थान है। ये सबको पता है कि बाबर ने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया था और आक्रमण करके हिंदुस्तान पर उसने कब्जा कर लिया एक बड़े भूभाग पर, जिसमें अयोध्या का क्षेत्र भी स्थित था।
और वहाँ अयोध्या में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने वहाँ पर राम मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बना दिया था उसके ऊपर, और नीचे ढांचा मंदिर का था। सुप्रीम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा खुदाई की गई। खुदाई में ये देखिए, खुदाई में आप फैसले की रोशनी में बात कीजिए। फैसला तो आ चुका है ना, अभी सब बात फैसले में कहीं पर नहीं लिखा है इमरान साहब फैसले की रोशनी में मंदिर तोड़े गए। फैसला गलत बातें करते हैं। मंदिर तो ऑनरेबल कोर्ट के फैसले की रोशनी में मुझे बोलने दीजिए। कौन सी जगह लिखा है? अरे मुझे बोलने दो। मैं तो 1045 पन्नों का जजमेंट पढ़ के आया हूं। चिल्लाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, चिल्लाने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। अपनी बात रखिए। मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट को गलत कोर्ट मत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि नीचे राम मंदिर था। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि मंदिर था, लेकिन जो खुदाई हुई उसमें यह ऐसे पत्थर और ऐसे अवशेष मिले जिससे ये पता चलता है कि कोई धार्मिक स्थल नीचे था। पहली बात तो कि भगवान राम का जन्म स्थान है। दूसरी बात है कि एएसआई की खुदाई से कोई ऐसा चीज नहीं मिला। ऑनरेबल कोर्ट का फैसला तो आ चुका है ना, उसमें सारी चीजें हैं। सबको मानना चाहिए, सबको मानना चाहिए, सबको मानना चाहिए। और ये उम्मीद की जा रही थी कि ये मौलाना और ये सांप्रदायिक राजनीति करने वाले राजनेता ये लोग फिर से हिंदू मुसलमान को एक करेंगे, तो फिर आप मिलाएंगे, लड़ाने का काम नहीं करेंगे। आप कौन सी लेकिन देखिए अब ये लोग मान रहे नहीं है, तो अब ये मान नहीं रहे हैं, तो अब हिंदू पक्ष भी मजबूती से लड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट के लिए वो लड़ेगा इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है कि 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट लाया था। उसके अंतर्गत यह निर्णय लिया गया था कि 15 अगस्त 1947 तक जो स्थिति है जहां मंदिर है, जहां मस्जिद है, वो वही रहेगा, मंदिर मस्जिद रहेगा। केवल अयोध्या एक अपवाद था। अयोध्या को छोड़कर बाकी सारे वर्शिप प्लेसेस को ये माना गया था कि जहां जो स्थिति है वह स्थिति बरकरार की जाएगी। अब ये काशी में भगवान कृष्ण के जन्म स्थान की बात है। अब ये काशी में बाबा भोले शंकर के ज्योतिर्लिंग की बात है। मथुरा में आप इसके खिलाफ लाने वाले रिव्यू पिटीशन सुन लीजिए, काशी में भगवान भोले शंकर का ज्योतिर्लिंग है। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है। अब उन दोनों स्थानों को हिंदू छोड़ेगा नहीं, और सुप्रीम कोर्ट में हिंदू महासभा पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को समाप्त किया जाए, और जो 3000 से ज्यादा हिंदू मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया, मकबरा बनाया गया, वहां फिर से मंदिर को बहाल किया जाए। जब ये मौलाना, आपसे सवाल है कि आप कितने बहुसंख्यकों की नुमाइंदगी करते हैं, मेरा आपसे भी सवाल रहेगा। हिंदू महासभा जब इस बड़े फैसले के बाद देश की अक्सरियत खामोश रही, संजीदा बनी रही, जमायते इस्लामी कितने को रिप्रेजेंट करते हैं, संजीदा बना रहा, तो फिर आप किसकी नुमाइंदगी करते हैं? नहीं, ये जमायते इस्लामी कितने को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, और इन्होंने कौन सा जनमत सर्वेक्षण कराया था? थोड़े से वक्फे के बाद आ रहा हूँ आपके पास भी। अब मैं शुएब जामी साहब के पास भी जाऊंगा, और मैं उसके बाद अब्दुल मुईद अंसारी साहब के पास भी जाऊंगा।